2-3 मिनट वेट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग अटेंडेंस फटाफट डाल दीजिए अपने चैट बॉक्स में, तो आगे शुरू करते हैं। अटेंडेंस फटाफट आप लोग डाल दीजिए, मैं वहीं से उठाऊंगा। अगर आप अटेंडेंस नहीं डालेंगे तो आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। कल हमने एक एल्गोरिथम आपको कराई थी, आपको बताया था सिलेक्टिव या ब्रांचिंग टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए कि 2 नंबर में से हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना था। म्यूट कर दिया अपने आप को। 2 नंबर में से हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना था, तो हमने उसकी कल एल्गोरिथम लिखवाई थी। आज एक एल्गोरिथम और ले लेते हैं सिलेक्टिव टाइप की। इसमें हमें क्या करना होगा, इनपुट 3 numbers and find out largest number। में 3 नंबर इनपुट करने हैं और उसमें से हमें लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आज हम शुरुआत करते हैं कि कैसे इस एल्गोरिथम को लिखा जाएगा। सबसे पहला स्टेप हमने कल बताया था, वो क्या होता है, स्टार्ट। दूसरा स्टेप क्या होगा, हम यूजर से उन 3 नंबर्स को इनपुट कराएंगे जिनमें से हमें निकालना है लार्जेस्ट नंबर। तो हमने लिखा रीड, या आप लिख सकते हैं इनपुट any 3 number, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा कि हम मान लिया लेट जो हमारे नंबर हैं वो क्या है, ए है, बी है और सी। अब अगला स्टेप हम क्या करते हैं कि हमें इन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लॉजिक लिखा है यहाँ पर, इफ ए इज ग्रेटर देन, सर एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए, मैंने जॉइन किया। स्टार्टिंग से ही तो अभी शुरुआती तो हुई है, हमें 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। एक हमारी ये सिलेक्टिव टाइप की एल्गोरिथम है, सिलेक्टिव या ब्रांचिंग टाइप की एल्गोरिथम है। हमें 3 नंबर इनपुट कराने हैं और हमें लार्जेस्ट निकालना है। तो अभी हमने क्या किया, वही हमने लिखा है। म्यूट कर लीजिए आप लोग अपने आप को। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन स्टोर A into L, otherwise B into L। अगर A की वैल्यू B से बड़ी होती है तो हम क्या करेंगे, A को स्टोर कर देंगे L में, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, B को स्टोर कर देंगे L में। अब चौथा स्टेप क्या होगा कि हमें 2 नंबर A और B में से कौन सा नंबर बड़ा है ये मिल गया।
ठीक है ना, यानी हमारे पास एक बड़ा नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा नंबर जो हमारे पास है, इफ C इज ग्रेटर देन L, अगर C की वैल्यू L से बड़ी है, और L कौन सा नंबर है जो A और B में से बड़ा निकल करके आया है थर्ड स्टेप से, देन स्टोर, म्यूट रखो आप लोग अपने आप को, ये EN के जो रोल नंबर 3 है, क्या नाम है, आलोक तिवारी, जी म्यूट करो अपने आप को। जी म्यूट है। कहाँ म्यूट हो, बोल रहे हो लगातार। देन स्टोर C इंटू L। अगर मान लीजिए पहले हमने क्या किया, A और B को कंपेयर किया, A और B को कंपेयर करने पे हमें एक बड़ा नंबर मिल गया जो कि हमने L में स्टोर कर लिया। फिर हमने तीसरा नंबर जो हमारा C था उसको कंपेयर कर लिया L से। अगर C हमारा L से बड़ा आता है तो हम C को क्या करेंगे, L में स्टोर कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम राइट या प्रिंट जो भी आप यूज करें L, और हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारा एक एल्गोरिथम कंप्लीट होगी जिसमें हमने 3 नंबर्स को इनपुट कराया और फिर लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट किया। अब इसका हम डमी, सर हाँ बोलो सर हाँ सर ये फोर्थ स्टेप में लिखा है देन स्टोर C into L। हाँ, सर एल से ही कंपेयर कर रहे हैं तो एल में L में स्टोर कर लिखा है देंगे सर। उसको। तो क्या गलती है इसमें, गड़बड़ क्या है, कंपेयर कर दिया, अगर बड़ा आता है तो एल में स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज जैसा है वैसा रहेगा वो। ठीक है ना, एल की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी नए नए एल से, यही तो होगा यहाँ पर। अच्छा सर, नए L की जगह कोई और नोटेशन लगा सकते हैं? ले लो बिल्कुल ले लो, हम एल डैश ले लेते हैं लोग। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, ओके सर। अगर आपको लगता है कि हमें नया लेना है तो हम नया ले लेंगे। सर जैसे हम लोग यहाँ पे सर क्या, जैसे हम लोग ने स्टार्ट किया सर, यहाँ पे ए ग्रेटर निकला तो सर हाँ, नेस्टेड इफ भी तो लगा सकते हैं सर, यहाँ पे नेस्टेड इफ में चेक कर लें से पूरा आप कौन एल को बोल रहा लेने के है, बजाय। कौन बोल रहा है, सर विनीत बोल रहा हूँ। सर विनीत, विनीत बोल तुमने रहा हूँ। तुमने पढ़ा हुआ है ना सी को, इसलिए तुम नेस्टेड इफ लगा रहे हो, बाकी तुम्हारे साथियों को आती है सी क्या, अच्छा सर ठीक है सर। है ना? ठीक, आप कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, अगर आपको आता है तुम नेस्टेड इफ भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो तो हम जब सी पढ़ेंगे तब जानेंगे ना नेस्टेड इफ वगैरह क्या होता है, बाकी लोग जब जानते नहीं तो बेचारे क्या कर पाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, मान ली यूजर से हमने इनपुट कराया वैल्यू 7, 6 और 8, तो हमारा ए में 7 आ गया, बी में 6 आ गया और सी में 8 आ गया। तो हमने क्या किया, कंपेयर किया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए की वैल्यू कितनी है, 7। तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया, 7 इज ग्रेटर देन 6, तो कंडीशन तो हमारी ये फॉल्स हो गई क्योंकि 7, सॉरी ट्रू हो गई क्योंकि हमारा 7 जो है बड़ा है 6 से। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए में स्टोर कर देंगे एल, यानी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर अब 7। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इफ सी इज ग्रेटर देन एल, एल की वैल्यू कितनी है हमारी 7 है और सी की वैल्यू कितनी है 8। तो कंडीशन क्या कह रही है, 8 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन ट्रू है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्टोर सी इंटू एल, यानी अब जो सी की वैल्यू कितनी है 8, एल में हम क्या स्टोर कर देंगे 8, यानी एल की जो पुरानी वैल्यू 7 थी वो रिप्लेस हो जाएगी 8 से। आप कोई दूसरा वेरिएबल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब हमारे पास जो लार्जर नंबर आ गया वो क्या आ गया 8, वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा। क्लियर है, यस सर। ठीक। अब आप लोग एक चीज और करिए, एक एक प्रॉब्लम ये सॉल्व करिएगा आप लोग कि 3 नंबर को इनपुट कराइएगा, इनपुट 3 numbers and find out largest and smallest। आपको लार्जेस्ट नंबर भी निकालना है और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, 3 नंबर में से एक एल्गोरिथम ये भी चलिए मैं करा देता हूँ। इसका पहला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टार्ट। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इनपुट 3 numbers, let
ए, बी और सी। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तब क्या करेंगे हम, देन स्टोर ए इंटू एल, अदरवाइज, सॉरी एक चीज यहाँ पर और इंक्लूड करनी है हमको, क्योंकि हम यहाँ पर ले रहे हैं आपका, हमें स्मॉलर और ग्रेटर दोनों निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन स्टोर ए इंटू एल एंड बी इंटू एस, ठीक है ना। अदरवाइज स्टोर B into L and A into S। इस समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए A की वैल्यू B से बड़ी है तब हमारा लार्जर में तो A आ जाएगा और स्मॉलर में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। और अगर इसका उल्टा हो जाता है, कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में लार्जर हमारा B हो जाएगा और स्मॉलर हमारा क्या हो जाएगा, S। तो यानी हमने इन दो नंबर्स को पहले कंपेयर किया A और B को, इनमें से हमें एक लार्जर मिल गया और एक स्मॉलर मिल गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, हम चेक करेंगे इफ C इज ग्रेटर देन L, then store C into L। और एक और स्टेप है हमारा पांचवा, इफ C इज स्मॉलर देन S, then store C into S। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, राइट L, S। सेवेंथ स्टेप हमारा हो जाएगा एंड, ये स्टॉप। ये प्रॉब्लम समझ में आई आप लोगों को? यस तो इसमें हमने यहाँ पर क्या किया है कि पहले दो नंबर लिए हमने ABC, 3 नंबर लिए। पहले हमने क्या किया, A और B को कंपेयर किया। जब हम दो नंबर को कंपेयर करेंगे तो इनमें से हमें जो नंबर बड़ा है, जब इन दो नंबर को हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या होगा कि इन दो नंबर में से एक बड़ा और एक छोटा नंबर मिल जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो लार्जर में हमारा क्या आ जाएगा, A, और स्मॉलर में क्या आ जाएगा, B, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, अदरवाइज वाले स्टेटमेंट पर आ जाएगा। तब उस केस में हमारा लार्जर में क्या आ जाएगा, B, और स्मॉलर में क्या आ जाएगा, A। यानी अब हमको पहले वाले यानी स्टेटमेंट नंबर 3 से दो नंबर मिल गए, एक लार्जर और एक स्मॉलर। तो हमने तीसरा नंबर उठाया, इस तीसरे नंबर को पहले किससे कंपेयर कर लिया, L से। मान लीजिए अगर आपका C नंबर है वो L से बड़ा होता है, लार्जर से बड़ा होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लार्जर में C को स्टोर कर देंगे। और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे इफ C इज स्मॉलर देन S, यानी C की वैल्यू अगर S से भी छोटी है तो उस केस में C को किस में स्टोर करा देंगे, S में। तो हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, एक लार्जर नंबर और एक स्मॉलर नंबर, और इसको हम प्रिंट करा देंगे और हमारी एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगी। मान लीजिए हमने यूजर से 3 नंबर इनपुट कराए हुए हैं, 5, 7 और 6। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 7 और C की वैल्यू 6। हमने पहले क्या चेक किया, इफ A इज ग्रेटर देन B, यानी 5 इज ग्रेटर देन 7, पहली वाली कंडीशन के हिसाब से। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि 5 तो हमारा 7 से बड़ा होता नहीं, तो कंट्रोल हमारा कहाँ चला जाएगा, अदरवाइज वाले पार्ट पे चला जाएगा। और हम क्या कर देंगे, लार्जर में असाइन करा देंगे B को यानी 7 को, और स्मॉलर में असाइन करा देंगे A को यानी 5 को, ठीक है। तो यानी इन दोनों नंबरों में से हमें एक लार्जर नंबर मिल गया और एक स्मॉलर नंबर मिल गया। अब अगला स्टेप हमने क्या किया, चेक किया कि क्या C की वैल्यू लार्जर से बड़ी है। तो C की वैल्यू हमारी कितनी है, 6। क्या 6 इज ग्रेटर देन 7? नो सर। नो। तो ये हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स।
तो हमारा जो लार्जर था वो ऐसे लार्जर ही ऐसे ही रहेगा, है ना, जो लार्जर था वही लार्जर रहेगा। फिर अगले स्टेप में आ गए हम, हमने चेक किया क्या सी की वैल्यू स्मॉलर से छोटी है, तो स्मॉलर की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, तो c इज लेस देन 5 यानी 6 इज लेस देन 5, ये भी नो है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो लार्जर नंबर ये आया था हमारा 7 वो 7 ही रहेगा और स्मॉलर नंबर जो 5 आया था वो यही रहेगा। एल और एस की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी हमारी 7 एंड 5, ठीक है। अब अगर आप वैल्यूज को यहाँ चेंज कर दें, इधर उधर कर दें थोड़ा वैल्यूज को, यानी अभी हमने कंडीशन लिखी हुई थी वहां पर, अगर उसको आप चेंज कर दें तो कैसे करेंगे, मान लीजिए आप ए की वैल्यू ले लीजिए 7, बी की वैल्यू ले लीजिए 6 और सी की वैल्यू ले लीजिए 4। तब इस केस में पहली वाली कंडीशन से क्या आएगा हमारा, a इज ग्रेटर देन b, कंडीशन ट्रू है, तब उस केस में लार्जर हमारा क्या हो जाएगा 7 और स्मॉलर क्या हो जाएगा 6। फिर हम अगला चौथा स्टेटमेंट चेक करेंगे, इफ c इज ग्रेटर देन l, तो क्या 4 इज ग्रेटर देन 7 है, नो, यानी लार्जर जो हमारा था एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ c इज लेस देन s, तो c की वैल्यू कितनी है 4 और s की वैल्यू कितनी है 6, तो 4 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू हो गई। तब इस केस में स्मॉलर में हम क्या असाइन करा देंगे 4, और जब हम प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7 और 4। समझ में आ गया? 4। यस सर। यस सर। क्लियर है ना एकदम? आ गया। यस सर। यस सर। अब आप लोग अभी जब घर पे बैठिएगा तो निकालिएगा, 4 नंबर्स को इनपुट करिएगा, 4 नंबर्स को इनपुट करिएगा और इसमें से लार्जर और स्मॉलर निकालिएगा। यानी इनपुट आपको करने हैं 4 नंबर और निकालना है लार्जर क्या होगा और स्मॉलर क्या होगा। यानी ए बी सी डी आप इनपुट करोगे, है ना, और इसमें से लार्जर और स्मॉलर निकालोगे। सर इसके बाद इसको नंबर से भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ना हम लोग, मतलब जैसे अभी आप एग्जांपल लेके चल रहे थे 7 हाँ, 4 6 ऐसे हम लोग भी कर सकते हैं ना। एल्गोरिथम लिखने के बाद कर सकते हो, वो डमी रन हो जाएगा, ड्राई रन जिसको बोलते हैं ना, ड्राई रन का मतलब हम कॉपी पे रन करा रहे हैं, ठीक है। आप कर सकते हो, जितना कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरी तरीके की प्रॉब्लम हमारी होती थी, हमने कल डिस्कस किया था, वो होती थी रिपीटेटिव या आइटरेटिव या लूपिंग, है ना। तीसरी जो हमारी प्रॉब्लम थी हमने कल डिस्कस किया था एल्गोरिथम में, वो ये थी। तो रिपीटेटिव आइटरेटिव और लूपिंग का मतलब क्या हो गया कि कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनको हम लगातार रिपीट करते रहते हैं जब तक हमको हमारा डिजायर्ड आउटपुट ना मिल जाए। तो पार्टिसिपेंट 67 अटेंडेंस 57 दिख रही है, आप लोग अटेंडेंस डालते रहिए, जो नहीं डालेगा उसका अपसेंट लग जाएगा। जिस किसी ने भी अटेंडेंस ना डाली हो चैट बॉक्स में तुरंत डाल दे, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं होता किसी चीज को। तो रिपीटेटिव प्रॉब्लम का मतलब हो गया ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम सर्टेन स्टेप्स को तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हमें अपना डिजायर्ड आउटपुट ना मिल जाए। तो इसकी हम प्रॉब्लम में डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या हमारी, जनरेट, ध्यान से देखिएगा ये रिपीटेटिव टाइप की प्रॉब्लम को, बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। जनरेट नेचुरल नंबर, एक ये जनरलाइज प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। हम इसमें कर रहे हैं अप टू 10, हमें 10 नेचुरल नंबर जनरेट कराने हैं। तो हर बार जब ये एल्गोरिथम रन करेगी तो 10 ही जनरेट करेगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो गई। जनरेट करने का मतलब क्या हो गया कि हमें 10 नेचुरल नंबर को जनरेट करके प्रिंट करना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10 इस तरीके के नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसका पहला स्टेप क्या होगा, अपने आप को म्यूट रखिए सब लोग और अटेंडेंस डालते रहिए। पहला स्टेप स्टार्ट। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया है, इनिशियलाइज कर दिया है, एक वेरिएबल लिया हुआ है इनिशियलाइज, एक काउंटर, इसको हम काउंटर बोल रहे हैं, अभी इसको समझ में आ जाएगा आपको। काउंटर जिसका नाम क्या है C, इनिशियलाइज एक काउंटर C बाई 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम C है और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दी है 0। इसका मतलब ये हो गया C बराबर
0। तीसरा स्टेप हमने क्या लिया, अब हमने इस सी में एक ऐड कर ये दिया। वाला स्टेप रिपीट कर दीजिए। क्या इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? हमने बताया कि हमने एक वेरिएबल जिसका नाम, जिसको हम काउंटर बोल रहे हैं, उसका नाम क्या है, सी। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है सी और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दी है, 0। इनिशियलाइज ए काउंटर सी बाय 0। एक काउंटर वेरिएबल सी है जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या कर दी है, 0। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है सी जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, इस सी में एक ऐड कर दिया, ऐड 1 टू सी। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, सी बराबर 1 प्लस सी। इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, सी बराबर 1 प्लस सी, यानी सी में ही एक को हमने जोड़ दिया। ये चौथा स्टेप हमारा क्या हुआ, प्रिंट करा दिया इसको, राइट सी। और बेसिकली हमें प्रिंट क्या करना है, अगर देखा जाए तो हमें प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर। अब वो किस तरीके से प्रिंट होंगे, इस तरीके से 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है, तो हमने क्या किया, राइट सी किया। अगला स्टेप हमने क्या किया, क्योंकि हमें कहां तक नंबर प्रिंट कराने, 10 तक, तो हमने एक कंडीशन चेक की, इफ सी इज लेस देन 10, देन, देखो रिपीटेटिव वाली प्रॉब्लम है, हम कुछ स्टेप्स को बार बार रिपीट करेंगे। देन गो टू स्टेप 3, देन गो टू स्टेप 3, और उसके बाद छठा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, एंड। ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम क्या कह रही है, इसको समझिए। आप लोग म्यूट रखिए भाई, आलोक तुम ज्यादा ही सांसें वासे ले रहे हो और तुम ही म्यूट नहीं हो पाते। सर 6 वाले में प्रिंट भी तो कराएंगे सी। हम समझा रहे हैं, भी समझ लो, उसके बाद बताएंगे क्या प्रिंट करेंगे। ठीक है, कहाँ क्या प्रिंट कराना है हम बता रहे हैं तुमको भी। अब हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ, समझिए इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, इस एल्गोरिदम को स्टार्ट किया। एक वेरिएबल हमने लिया जिसको हम काउंटर बोल रहे हैं सी, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या ले ली है, 0। अब हमने क्या किया, अगले स्टेप में ऐड 1 टू सी, यानी इसका मतलब क्या हो गया, सी बराबर 1 प्लस सी। तो हमने क्या किया, अब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 1, यानी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, अगला स्टेप हमने क्या किया, राइट सी, हमने सी की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, 1 आ गया। फिर हमने यहाँ कंडीशन चेक की, इफ सी इज लेस देन 10, तो सी की वैल्यू कितनी है, 1। 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है कि नहीं है? सर ट्रू है। यस सर। तो फिर ट्रू है। तो फिर हमने क्या लिखा, देन गो टू स्टेप 3, यानी वापस हमने कंट्रोल कहाँ भेज दिया, स्टेप 3 पर, यहाँ पर आ गया। ठीक, फिर से उसने क्या किया, ऐड 1 टू सी, तो सी की वैल्यू अभी कितनी थी, 1। दोबारा हमने इसमें क्या जोड़ दिया, सी बराबर 1 प्लस 1, वैल्यू कितनी हो गई, 2, और इसको हमने फिर से प्रिंट करा दिया, तो सी की वैल्यू विच कितनी इज हो गई, लेस देन 10। अरे भी आगे ना जाओ, मुझे सुन लो। तो यहाँ हमने दोबारा सी की वैल्यू को 2 प्रिंट करा दिया, तो फिर चेक की कंडीशन, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, वापस यहाँ चले आ गए। फिर से इसमें हमने क्या किया, सी बराबर 1 प्लस 2, कितना हो गया, 3। फिर हमने राइट सी कर दिया, सी की वैल्यू 3 हो गई। फिर 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, फिर वापस चले गए, इसमें फिर से एक ऐड कर दिया, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 4। इसको दोबारा हमने प्रिंट करा दिया। फिर चले गए, 4 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, वापस चले गए, सी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 5। हमने फिर से क्या प्रिंट करा दिया, 5, और ये चलता रहा। जब सी की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 प्रिंट करने के बाद जब उसको चेक करेंगे,
तो 10 इज लेस देन 10 कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ही फॉल्स हो जाएगी हम कहाँ जाएंगे, अगले स्टेटमेंट पर आ जाएंगे और हमारी एल्गोरिथम खत्म हो जाएगी। तो हमारे ये 10 नेचुरल नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे 1 से लेकर के 10 तक। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। समझ में आ गया ना? ठीक है। अब आ मान गया लो सर, आ गया। अब यही अगर इसीलिए सर जीरो लिया गया था ना। हाँ, 0 लेकर के फिर हमने 1 से प्रिंट कराना था, तो इसलिए पहले ही हमने ऐड 1 कर दिया। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से प्रोग्राम को लिख रहे हैं। ठीक है, ये एल्गोरिथम को लिख रहे हैं। थोड़ा ये जो स्टेटमेंट्स का प्लेसमेंट होता है ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सर। हाँ सर जैसे यहाँ पे लिखा है इज लेस देन 10, हाँ, तो जब वो 10th स्टेप मतलब तो 10 तो बराबर हो जाएगा। हाँ तो बराबर हो जाएगा, छोटा तो नहीं होगा महाराज। कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं हम, लेस देन 10 कर रहे हैं ना। यस सर। तो 10 इज लेस देन 10 तो नहीं होगा ना। हम्म। ये कंडीशन आप चेक कर रहे हो तो क्या होगा, क्या 10 लेस देन 10 हो जाएगा ना? नहीं, लेस नहीं होगा, तो फिर बराबर कंडीशन होगा। फॉल्स हो गई। हमने बराबर लिखा कहाँ है, लेस देन और इक्वल टू लिख देते तो गड़बड़ होता है ना। इक्वल टू लिखा ही नहीं हमने। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर मान लो इसी प्रोग्राम में हम चेंजेस कर दें थोड़े से, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम आपका है, ये हमने बनाया है, आपको नेचुरल नंबर प्रिंट करने थे कहाँ तक, अप टू 10। ठीक है, अप टू 10 करने थे। अब अगर हम आपसे कह दें कि आपको नेचुरल नंबर जनरेट करने हैं अप टू n, n का मतलब क्या हो गया, n वो वैल्यू होगी जो यूजर इनपुट कर लेगा और फिर वहां तक हमारा ये लूप चलेगा और उतने वैल्यू इनपुट हो जाएंगे। ठीक है, तब उस केस में हमें क्या करना होगा, केवल एक हमको एक स्टेटमेंट यहाँ और बढ़ा लेना होगा। स्टेटमेंट क्या बढ़ाएंगे, रीड a value of n, यानी जहां तक आपको नंबर प्रिंट करने हैं वो वैल्यू यूजर से इनपुट करा लेंगे और ये हमारे स्टेटमेंट के नंबर चेंज हो जाएंगे। 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी सब कुछ यही रहेगा। कंडीशन यहाँ पर जो हमने c इज लेस देन 10 लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन n हो जाएगी। ठीक है, वहां पर हमने 10 लिखा था तो हमको मालूम था कि केवल 10 बार लूप चलना है। अब हमने 10 हटा के क्या लिख दिया, n वो वैल्यू हो गई जो यूजर इनपुट करेगा। अब जैसे आप इस एल्गोरिथम को ड्राई रन कराएंगे तो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, रीड या इनपुट एनी वैल्यू ऑफ n। अब मान लीजिए यूजर ने n की वैल्यू कितनी इनपुट कर दी, 5। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा और वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5। ठीक, अगली बार आपने दोबारा इसको रन कराया, अब यूजर ने क्या किया, इसकी वैल्यू इनपुट कर दी, n की वैल्यू मान ली इनपुट कर दी यूजर ने 12। तो अभी कितनी बार लूप चलेगा, 12 टाइम्स लूप चलेगा, 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक, यानी अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 12 बार चलेगा, यानी ये रिपीटेशन कितनी बार होगा, 12 बार होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम n लिख देते हैं तो इस n लिख देने से हम एल्गोरिथम को क्या कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज का मतलब क्या हो गया, अब ये जनरल एल्गोरिथम हो गई, n की जो वैल्यू होगी वहां तक का लूप चलेगा और उतनी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। और जब हमने 10 लिखा हुआ था यहाँ पर, तो हमने इसको क्या कर रखा था, स्पेसिफिक कर रखा था। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि केवल हर बार इस एल्गोरिथम में लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर? यस सर। यस सर। सर यस सर। अटेंडेंस डालते रहो भैया, अभी 63 लोगों ने अटेंडेंस डाली है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, लॉस हो जाएगा आप लोगों का। अटेंडेंस जिन्होंने नहीं डाली वो डाल दे फटाफट। दूसरी हमारी प्रोग्रामिंग टेक्निक थी फ्लो चार्ट। अब अगर हम प्रोग्राम बनवाते रहेंगे ना, ये एल्गोरिथम बनवाते रहेंगे तो ये एल्गोरिथम ही चलती रहेंगी, बहुत एल्गोरिथम है मेरे पास। मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, वेरी गुड, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। वेरी गुड। ठीक,
तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से हम इसमें कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी हेल्प से हम हम लोग जिनकी हेल्प से हम इस ग्राफ को इस फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सिंबल कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हम एल्गोरिथम को कन्वर्ट करते हैं इसमें, तो हम बताएंगे। एक सिंबल हमारा होता है इस तरीके से, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल बोलते हैं, ओवल। एक हमारा सिंबल होता है इस तरीके से, रेक्टेंगल। एक इस तरीके से हमारा होता है सिंबल। इन सारे सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं फ्लो चार्ट में। एक इस तरीके से हमारा गोल सर्किल होता है। फिर एक हमारा, इधर लिख देता हूं मैं, इस तरीके का सिंबल होता है ये, ठीक है। और एक हमारा सिंबल ये होते हैं इस तरीके से, लाइंस बनी होती हैं, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में। तो इनका मतलब क्या होता है, ये हमारा कहलाता है स्टार्ट, पब्लिक, एंड। जब एल्गोरिथम हम फ्लो चार्ट बना रहे होंगे, शुरुआत फ्लो चार्ट के हम इस सिंबल से करेंगे, इसका मतलब स्टार्ट, और इसी को हम लोग एंड के लिए भी यूज करेंगे, इसी सिंबल के लिए। ये जो हमारा रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ सिंबल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस है ना, प्रोसेस सिंबल इसको बोलते हैं, प्रोसेस बॉक्स। जितनी भी प्रोसेसिंग करेंगे हम इनपुट के ऊपर, वो सारी यहाँ करेंगे। ये हमारा कहलाता है इनपुट पब्लिक आउटपुट। जो भी हम वैल्यू इनपुट करा रहे होंगे यूजर से, वो इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे, और जब भी हम आउटपुट डिस्प्ले करा रहे होंगे, वो भी इसी बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ये हमारा कहलाता है कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब ये होता है कि कभी कभी हम, जैसे कि आप लिखते हो ना, क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, आंसर तो पेपर के नीचे लिख देते हो PTO, प्लीज टर्न ओवर। इसका मतलब ये होता है कि जो आप आंसर लिख रहे हो भी कंटिन्यू कर रहा है अगले पेज पर भी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं, हमारा पूरा पेज भर जाता है, तो वही फ्लो चार्ट अगले पेज पे भी हमें कंटिन्यू करना है, तो हम कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इधर कनेक्टर में एक सिंबल लिख के छोड़ देते हैं, अगले पेज पे उसी सिंबल से शुरुआत कर देते हैं। ये हमारा कहलाता है डिसीजन बॉक्स। कोई भी कंडीशन अगर हमें लगानी होगी या कोई भी लूपिंग लगानी होगी, जो कुछ भी करना होगा, वो हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है, डिसीजन बॉक्स के अंदर। और ये जो हमारे एरोज बने हुए हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, इनको हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस, फ्लो लाइंस का मतलब होता है कि हमारा जो डेटा, ये हमारी जो हमारे फ्लो चार्ट का जो फ्लो है, वो किस डायरेक्शन में, यानी किस डायरेक्शन में हम अगला स्टेप उठाने जा रहे हैं, वो ये बताती है हमारी फ्लो लाइंस, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट का मतलब होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, और ये उसके सिंबल्स हो गए, जिनकी हेल्प से हम फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सर्टेन स्टेप्स होते हैं। अब एक दो हम फ्लो चार्ट ही बनवा देते हैं, एक सीक्वेंशियल टाइप का और एक आपका सिलेक्टिव और एक रिपीटेड टाइप का, 3 फ्लो चार्ट बनवा देते हैं। फिर एक सूडो कोड के बारे में बता करके ये पोर्शन हम खत्म कर देंगे। आप लोगों का बता देना चाहता हूँ कि गूगल क्लासरूम में मैंने ट्यूटोरियल 1 शेयर कर दिया है, और उसमें आपको केवल सब्जेक्टिव और वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसलिए उनको सॉल्व करके कॉपी पे, और जो मैंने डेट दी है उस डेट तक आप सबमिट कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम में। और सबमिट करने के लिए क्या करेंगे, अपनी फाइल का नाम लिखेंगे आप बिल्कुल इसी तरीके से, पहले अपना रोल नंबर और फिर अपना नाम। फाइल का नाम क्या होगा आपकी PDF, पहले रोल नंबर _ आपका नाम। तो मैंने बीटेक वाले ग्रुप में भी शेयर कर दिया है और MCA वाले में। और जिन्होंने अटेंडेंस अभी नहीं डाली है, कृपया डाल दें, नहीं तो फिर आपकी अटेंडेंस ली है। अरे यार रजिस्टर बना लेना भाई, बार बार एक ही चीज पूछते हो, क्या कह रहे हो सर? लास्ट डेट क्या है ट्यूटोरियल शीट की? आप जब उसको खोलोगे ना गूगल क्लासरूम, उसमें लिखी हुई। ओके सर। सर पजल वाले भी क्वेश्चन करने हैं, वो आपके अपने लिए हैं, अपने घर पे सॉल्व कर लिए, हमें नहीं सबमिट करके देने, हमें, मुझे नहीं सबमिट करना है वो आपको केवल मुझे जो है पहला सब्जेक्टिव वाले 10-12 क्वेश्चन है वो, और शॉर्ट आंसर टाइप के 10 क्वेश्चन है बस वो। उसके अलावा बाकी आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। सर हाँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो फिर से वो अटेंडेंस दे दूं? हाँ दे दो। क्या नाम है? अमन मिश्रा। डाल दो। पहले नहीं दी डाली थी क्या? सर डाल चुके थे।
तो डाल चुके थे तो फिर पड़ी होगी, कोई बात नहीं। ठीक, जिन्होंने नहीं डाली है वो डाल दें बाकी अटेंडेंस। अब आप दोनों क्लासेस को मिला करके अच्छे खासे बच्चे हैं 80 के करीब, और मुझे दिख रहे हैं केवल 67, 12-13 स्टूडेंट्स अभी भी नहीं। खैर एनीवे, सर उसमें सबमिट की डेट नहीं दी है ट्यूटोरियल में। जो नीचे कुछ स्टेटमेंट कमेंट्स लिखा है हमारा, उस कमेंट्स में कुछ पढ़ा है? देखो 26 दिसंबर लिखा तो है उसमें। और क्या क्या आपको बनाना है, ओनली सब्जेक्टिव एंड शॉर्ट आंसर, ये भी लिखा है मैंने, और उसके लिखा सबमिशन डेट 26 दिसंबर। पूरा पढ़ो ध्यान से। सर हाँ, सर ये डिसीजन बॉक्स का क्या काम होता है? जो आप कंडीशन लगा रहे थे ना अभी तक, इफ कंडीशन लगाई थी और ये सब लगाया था जो आपने ऊपर वाले एल्गोरिथम में, उन सब डिसीजन को यहाँ लिखते हैं। अभी आपको बताएंगे, समझ में आ जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो पहला एक हम एक सीक्वेंशियल टाइप का बना देते हैं फ्लो चार्ट। वही बन पाएगा, टाइम ही नहीं 2 मिनट है, मुझको लग रहा है वो भी नहीं बन पाएगा। सीक्वेंशियल प्रॉब्लम 2 नंबर को सम करने वाला बताया था मैंने, 2 नंबर सम, वही बना देते हैं जल्दी से अगर बन पाए। ये हुआ स्टार्ट सिंबल। फिर अगला नंबर क्या होगा, अगला स्टेप होगा इनपुट कराएंगे 2 वैल्यू को। तो 2 वैल्यू हमने इनपुट करा ली इस तरीके से, रीड ए एंड बी। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसका सम निकालना होगा। तो इस तरीके के रेक्टेंगल बॉक्स में इसको लिखेंगे, प्रोसेस बॉक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। हम लिखेंगे एस बराबर ए प्लस बी। अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो रिजल्ट आया उसको डिस्प्ले करा देंगे। तो हम इस तरीके से लिख देंगे राइट एस, ये हो जाएगा हमारा एंड, या स्टॉप, और ये हमारा क्या है स्टार्ट। ठीक है, तो बिल्कुल सीक्वेंशियल टाइप की प्रॉब्लम है। 2 नंबर को सम करने वाली जो हमने पहले एल्गोरिथम बताई थी आपको मैंने, उसी का ये इक्विवेलेंट फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, 2 नंबर इनपुट कराए ए बी, और उनका सम निकाला, उसको कहाँ स्टोर कर लिया एस में, और उस एस की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 नंबर्स को सम करने का एक सिंपल सा प्रोग्राम। अब इसी में अगर आपको कहा जाए कि 3 नंबर में आपको सम और एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए मैं बगल में लिख देता हूँ यहाँ पर दूसरी फ्लो चार्ट स्टार्ट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 नंबर्स इनपुट करा रहे हैं और उनका सम और एवरेज निकाल रहे हैं। देखिए जो फ्लो लाइन बना रहा हूँ मैं, एरो का सिंबल ही बता रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ हमारा फ्लो लाइन चल रहा है। हमने लिखा रीड ए बी और सी। उसके बाद हमने क्या किया, अगले रेक्टेंगल में हमने निकाला इसको एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और हमने एवरेज के लिए जी ले लिया, जी बराबर हमने लिख दिया एस अपॉन 3, और अगले स्टेप में हमने इसको डिस्प्ले करा दिया राइट एस कॉमा जी, और अगला स्टेप क्या हो गया हमारा स्टॉप। ये हमारी एल्गोरिथम पहला फ्लो चार्ट हो गया 2 नंबर का सम निकालने का, और दूसरा हो गया 3 नंबर का सम और एवरेज निकालने का। ये दोनों हमारे क्या हैं, सीक्वेंशियल टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब आप आगे हम लोग फिर अगले लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, टाइम खत्म हो गया, अटेंडेंस आप लोगों ने डाल